हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लाए हैं नए टॉपिक के बारे में और फार्माकोथेरेपिटिक्स के अभी तक में हम जो सिलेबस में चल रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे और बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ड में। और आइए हम लोग सब टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको मैंने जो है सिलेबस कवर कर दिया है। आपके फार्माकोथेरेपिटिक्स में इंट्रोडक्शन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस, ठीक है, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके डिस्क्रिप्शन से एक एक करके वीडियो देख लेंगे जो अभी तक नहीं देखे हैं। ठीक है, और बाकी लोग जो हैं जो कंटिन्यू इस चैनल पर जुड़े हुए हैं और बच्चे जो आप पढ़ रहे हो उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आज का सिलेबस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रोचक, बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग है, जो डेली लाइफ में हमारे यूज होता है और इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब आप कम्युनिटी फार्मेसिस्ट में रहोगे या हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट में रहोगे तब यह आपको वहाँ पर थोड़ा ये यूज होता है। ठीक है, ये आपके बेसिक लेवल पे बताया गया है। फार्मेसी काउंसिल इंडिया ने इसको बेसिक लेवल पे आपको रखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो इसको आप समझ लीजिए। आपके कहीं ना कहीं आपका यूज होगा कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजी के साथ। ठीक है, और आपको हेल्प करेगा आपके, ठीक है, रोजगार में। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक है पूरा, जितने भी 40-42 डिजीज़ हैं और उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। आपको 4 टॉपिक के ऊपर मैं हम ध्यान दूंगा। ठीक है, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग के सिलेबस में, और जो जो क्लिनिकल नॉलेज दिया आएगा तो टाइम टू टाइम मैं आपको बताता भी रहूँगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सेकेंड जो मेरा चैप्टर आता है वो है डिफिनीसन। ठीक है, ईटियो पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, जो डिजीज़ दिया गया है जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है तो इसमें हाइपरटेंशन, एंजाइना, एमआई, हाइपरलिपिडेमिया और कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। ठीक है, इनके ऊपर हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आज के समय आज जो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में और फिर हम लोग हाइपरटेंशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, इसको हम 4 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले बच्चों आप समझ लीजिए इसको। देखिए 4 पार्टों में क्या मतलब है कि डिफिनीशन जो दिया है उसको हम आराम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डिजीज़ है क्या, कैसे होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब कि उसके बारे में इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ये नहीं कि भगा भगा के पढ़ना है, हाँ चलो भाग भाग के पढ़ते हैं, जल्दी लिख पढ़ते हैं, ख़त्म करते हैं। तो बेटा अच्छा, आपको अच्छे से पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है, उसको डिटेल में पढ़िए कि आपको ये याद रहे। ठीक है, एग्जाम में रट के एक दिन पास होने का सब तरीका होता है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप डिटेल में पढ़िए। आपके पास सभी पूरे 7 महीने हैं, 6 से 7 महीने हैं, तो उसको पहले ठीक से पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है आपको ही ख़त्म हो जाएगा। फार्माकोथेरेपिटिक्स घबराने की बात नहीं है, मैं आपका ख़त्म करूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, इस चीज़ को लेकर आप जो है दिल से निकाल दीजिए कि नहीं होगा। और मैं आपकी कोशिश करूँगा कि आपकी जो है फरवरी तक मैं ख़त्म कर दूँ, जनवरी फरवरी तक। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं डिफिनीशन क्या है, फिर इसकी इटियोपैथोजेनेसिस क्या है। ठीक है, इसका मैं वीडियो बनाऊंगा, हर एक डिजीज़ का, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का बनाऊंगा और फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का बनाऊंगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है बेटा, आप हाइपरटेंशन देख लीजिए। ठीक है बेटा, तो हाइपरटेंशन के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो पहले हम कार्डियोवास्कुलर, ठीक है, सिस्टम के बारे में जानते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ क्या होता है। ठीक है, आई होप IHAP में आपने सिस्टम के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि फैक्ट के बारे में कुछ है बेटा। देखो कोई चीज़ हम जब स्टार्ट करते हैं तो उसकी भूमिका बनानी पड़ती है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डर जाओ, पहले ही भूमिका पहले तैयार रखो कि उसकी आपकी बेसिक तेज है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सब भूमिका हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, उस डिजीज़ तक पहुँचने के लिए पहले देखिए की फैक्ट के बारे में जान जाइए वर्ड की। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है ना, हाँ, लीडिंग कॉजेज डेडली ग्लोबली, बहुत ज़्यादा होता है बेटा। ठीक है, आप देखते होगे हार्ट अटैक से मौत हो गई, इससे हो गई, उससे हो गई। ठीक है, ये सब कार्डियोवास्कुलर रिलीज है। देखते होगे बेटा अभी हाल ही में जो बिग बॉस विनर था, ठीक है, उस सिद्धार्थ शुक्ला था, वो उसकी मौत हो गई 40 साल की एज में ही। ठीक है, उसको भी हार्ट, फिर साउथ के हीरो थे कुछ, उनकी भी हो गई। ठीक है, ये सब जो हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। राजू श्रीवास्तव था, ठीक है, जिम में ही उसकी हो गई, ये कॉमेडियन था बहुत फेमस। तो ये सब चीज़ बेटा जो है MI है,
ठीक है, हार्ट अटैक है, ठीक है, इन सब के कारण होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है, और अपने ऊपर कैसे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करें, ये सब चीज़ें जो हैं आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए, जिससे कारण आप अपने कम्युनिटी फार्मेसी में, जब अपने मेडिकल शॉप मतलब कम्युनिटी फार्मेसी बैठोगे तो पेशेंट को आप बता सकते हो, अच्छे से बता सकते हो। आपको जो है कार्डिक दवाइयों के बारे में जब जानकारी होगी, कोलोजी के बारे में जानकारी होगी, तो थेरेपेटिक्स के बारे में जानकारी हल्की सी होनी चाहिए, जिससे कारण आप पेशेंट को उस समय नॉलेज दे सको। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है, एस्टिमेटेड 17.9 मिलियन पीपल डाई फ्रॉम द कोविड कार्डियोवास्कुलर डिजीज इन द 2019 और रिप्रेजेंटिव 32% ऑफ ऑल द ग्लोबल डेथ। ऑफ दिस इज डेथ 85% वेयर ड्यू टू द हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। बेटा आप देखो, मैंने पहले ही बता सका होता कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक से ही जो है बहुत सारी डेथ होती है, और ज़्यादातर इसमें मेल शामिल हैं। ठीक है, तो 85% डेथ इसमें है। ओवर 3/4 ऑफ द CBD, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज डेथ टेक प्लेस इन द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, जिसमें कि इंडिया भी आता है। आवर ऑफ द 17 मिलियन, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा आप। फिर देखा मोस्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज प्रिवेलेंस, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए, पहले हम इसको देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। पहले कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होता क्या है, तो ये डिसऑर्डर है हार्ट और ब्लड वेसल्स का। ठीक है, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे। देखो बेटा, कोई भी डिजीज़ जब शुरुआत होती है ना, तो हाइपरटेंशन से लिंक होती है, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी कारण हाइपरटेंशन को डिटेल में पढ़ाया जाता है अक्सर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी से जो है पहले ही आप पता लगा सकते हो कि आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम कहीं तो नहीं आने वाली। ठीक है, यदि हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ है, ये सब चीज़ें दिक्कत होती हैं तो। ठीक है बेटा, तो अब देखिए कुछ ऐसे टर्म्स हैं, उसको हम जान लेते हैं। पहला है क्रोनिक हार्ट डिजीज। तो ये क्या होता है, ए डिजीज ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, सप्लाई टू द हार्ट मसल। जो हार्ट मसल्स होते हैं ना, हार्ट है हमारा, ठीक है, और इस हार्ट मसल्स जो होते हैं, ये मसल्स होंगे यहाँ पे, तो इन मसल्स को जो ना ब्लड वेसल्स सप्लाई करती है, उनमें डिजीज। ठीक है, तो क्रोनिक आर्टरीज हो सकती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होता है, तो इसको कहते हैं क्रोनिक हार्ट डिजीज, क्रोनिक आर्टरी। ठीक है, क्रोनिक आर्टरी जो होती है हार्ट मसल्स में जो होती है, क्या नाम है कि ब्लड लाने का काम करती है, उसको ऑक्सीजन देने का काम करती है मसल्स को। ठीक है, मसल्स को, तो आप पढ़े होंगे HAP में, आई होप। तो ये वहाँ पे आप डिटेल में यदि एक बार नहीं पढ़े होगे तो आप जाके एक बार HAP खोल के अपनी जो कॉपी में नोट्स बनाए होगे या बुक पढ़ते होगे, जो भी पढ़ते होगे, आप वहाँ पे जाके पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं सेरिब्रोवास्कुलर। नाम ही से है कि ब्रेन से रिलेटेड है, सेरिब्रो मतलब। ठीक है, यहाँ पे देख लो, तो ये डिजीज ऑफ द ब्लड वेसल सप्लाई टू द ब्रेन। कहाँ पे बेटा, ब्रेन। कार्डियो मतलब सप्लाई टू द हार्ट, और सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज मतलब सप्लाई टू द ब्रेन, सेरिब्रो मतलब ब्रेन। ठीक है, पेरिफेरल आर्टियल डिजीज मतलब कि डिजीज ऑफ द ब्लड वेसल सप्लाई टू द आर्म एंड लेग, पेरिफेरल, पेरिफेरल किनारे, साइड। ठीक है, फिर है रूमेटिक हार्ट डिजीज मतलब डैमेज टू द हार्ट मसल्स एंड हार्ट वाल्व फ्रॉम द रूमेटिक फीवर कॉजेज बाय द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया होता है इसके द्वारा। ठीक है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बर्थ डिफेक्ट दैट अफेक्ट द नॉर्मल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट कॉजेज बाय द मेल फॉर्मेशन। ठीक है, ऑफ द हार्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसको हम DVT भी कहते हैं, DVT बहुत पूछता है ये। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ब्लड क्लॉट इन द लेग वेन। ठीक है, विच कैन डिसलोज एंड मूव इनटू द हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम आते हैं और देखते हैं क्या है कि हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक आर यूजुअली एक्यूट इवेंट एंड मेनली कॉज्ड बाय द ब्लॉकेज दैट प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम द फ्लो ऑफ द हार्ट एंड ब्रेन। सही बात है कि जो आर्टरी हार्ट और ब्लड को जो है ब्लड सप्लाई कर रही है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, यदि उसमें कुछ ब्लॉकेज हो जाएगा तभी ना जाके ये हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक आती है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द बिल्डअप ऑफ द फैटी। अब इसका रीजन क्या हो सकता है बेटा, ठीक है, जैसे कि ये पाइप है, मान लीजिए कि आप जो पानी भरने वाली पाइप है, ठीक है, अब पानी भरने वाली पाइप होती है, इसमें देखते हो नल के द्वारा आप पानी भरते हो तो यहाँ से बौछार निकलती है, ठुक 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 ठुक। ठीक है, होती है ना बेटा, हाँ तो होती है। इसी तरह हमारा जो है ब्लड, जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर जो होते हैं आर्टरीज वेन्स होते हैं। ठीक है, जो जो सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, उसको आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, आर्टरीज। ठीक है, तो आर्टरी के अंदर जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, ये मान लीजिए आर्टरी हमारी, इसके अंदर ब्लड सप्लाई हो रहा है। इसी ब्लड के अंदर क्या होता है, हाँ ब्लड के अंदर क्या होता है, कोई बताए? ब्लड के अंदर जो होता है RBC, WBC ये सब होते हैं, प्लाज्मा होता है। ठीक है,
तो आरबीसी में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन कैरी करता है, क्यों, आयरन होता है इसमें, इसलिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप एचई में पढ़े होंगे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं कि हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक आर यूजुअली एक्यूट। तो ये मैं बता दिया। तो इसमें ना मान लीजिए कि ब्लड जो सप्लाई करती है, मान लो कोई फैट का डिपोजिशन यहाँ होता है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई फैट का डिपोजिशन होता है। अब जो ब्लड, आपकी जो ब्लड थी वो ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, अब उसको क्या होगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, क्या हुआ है, फैट का डिपोजिशन हो गया है। अब फैट का डिपोजिशन होने से क्या हुआ है कि इसको प्रेशर लगाना पड़ा। तो वही लिख रहा है द इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, क्यों, फैटी डिपोजिशन एंड हार्ट ब्रेन। तो स्ट्रोक कैन बी कॉजेज द ब्लीडिंग फ्रॉम द ब्लड वेसल एंड द ब्रेन फ्रॉम द ब्लड क्लॉट, ठीक है। और कभी कभी ये रैप्चर भी हो जाती हैं, कभी कभी इस प्रेशर से ये रैप्चर भी जाती हैं, क्योंकि इनको मिलता नहीं है। पाइप है आपकी, पाइप क्या है, आप एक ओर से जो पानी जा रहा है आप उसको दबा दीजिए, देखिए उसमें क्या होगा, सकरा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो देखिए प्रेशर लगाना पड़ता है पाइप को, कभी कभी पाइप फट भी जाता है, यदि प्रेशर आपका खूब ज़्यादा रहे तो पाइप फट भी जाता है, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए, तो आप कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आप बेटा समझ लो। हम 4 टर्म जो है पीसीआई ने दिया है, पहला दिया डिफिनीशन, दूसरा दिया इथियोपैथोजेनेसिस, ओके, फिर तीसरा दिया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल, ऊपर आप सिलेबस में देखे होंगे, ठीक है। तो वही टर्म्स मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि आप ना ये पहले पढ़ोगे तो ये होता क्या है, ठीक है। बहुत लोगों को तो लगेगा सर क्या पढ़ा रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा, आप क्या है, ठीक है, बोरियत हो रहा है। तो बोरियत मत करिए, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए इसमें, ठीक है। तो इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, पहला बेटा ये समझ लो। इटियोलॉजी आप जरूर पढ़ोगे, इटियोलॉजी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी आपके में यदि इंट्रोडक्शन में होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जरूर आपको पढ़ाया जाएगा कि इटियोलॉजी क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो ये सब पैथोफिजियोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं, जहाँ आप डिटेल में जो बी फॉर्म के होल्डर होते हैं, जो फॉर्म डी करते हैं, उनको डिटेल में पढ़ाया जाता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इटियोलॉजी मतलब होता है कॉज, कैसे कॉज हो रहा है। पैथोजेनेसिस में तो होता है पैथोजन की, ठीक है, एंट्रिंग कैसे की जा रही है, कैसे कर रहा है, ये सब चीज़ें क्या आ रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले मैं आपको मोटा मोटा ये बताया हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं पहले एक डिफिनीशन जो एक सिस्टमेटिक व्यू में होता है, ठीक है। तो इटियोपैथोजेनेसिस होता है कॉज, ठीक है, कैसे हुआ, एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज और एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉज एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, ठीक है, और एबनॉर्मल कंडीशन। द टर्म इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस आर क्लोजली रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाई एंड हाउ, समझे। जैसे मान लो किसी को टीबी हो रहा है तो किससे हो रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से हो रहा है, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या हो, इटियोलॉजी उसकी होगी, मतलब वो कॉज कर रहा है उसको, ठीक है। तो वाई का था हाउ सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर डेवलप। तो वाई मतलब क्या हुआ, इटियोलॉजी उसकी, ठीक है, इटियोलॉजी उसकी, और हाउ मतलब हो गया उसकी पैथोजेनेसिस, ओके। तो यही सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है वाई और हाउ सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर डेवलप, ठीक है। तो मेथड ऑफ द इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस देयरफॉर ट्राई टू अकाउंट फॉर द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, इनिशिएट इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस मतलब मेंटेन, ठीक है, सर्टेन डिसऑर्डर एंड डिजीज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी डिजीज जो हो रहा है, किसी को हो रहा है तो कैसे हो रहा है, किसी बैक्टीरिया द्वारा हो रहा है तो इटियोलॉजी होगी उसकी, और कैसे कॉज हो रहा है, ठीक है, तो उसकी पैथोजेनेसिस हो आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आप समझ रहे होंगे इतनी। अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब उसके साइन सिम्टम्स क्या आ रहे हो, क्लिनिकली क्या हम देख रहे हैं। तो जैसे कि द फिजिकल रिजल्ट ऑफ द सम ऑफ द इलनेस एंड इन्फेक्शन, द अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद एचआईवी, जैसे एचआईवी होता है किसी को तो अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन जैसे टीबी भी हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसका एचआईवी क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है। जो हमारी जो थ्रोम्बोसाइट थी वो क्या नाम है, वो वीक हो जाती है, ठीक है। जो एचआईवी वायरस होता है उसको किल कर देता है, जिसके कारण कि जो है वो वीक होने से क्या होता है, जो बाहरी दूसरे इन्फेक्शन होते हैं वो तो आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन मतलब टीबी भी जो होता है उसको हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन एचआईवी इंक्लूडिंग एनी ऑफ द इन्फेक्शन दैट पार्ट ऑफ द एड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स दैट द फीचर ऑफ द डिजीज दैट इज सिम्टम एंड द साइन, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा साइन एंड सिम्टम देखेंगे, ठीक है। तो सिम्टम अब सिम्टम्स क्या होते हैं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि साइन एंड सिम्टम्स में सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन क्या होता है। सिम्टम द कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट अबाउट द डिजीज, जैसे हेडेक, वोमिटिंग, फीवर, डिजीनेस, ये सब जो है सिम्टम्स हैं।
आप किसी पेशेंट को जो है देखते होगे कि अब तो डेंगू का समय चल रहा है, ऐसा मौसम है, डेंगू मलेरिया इन सब का समय चल रहा है, तो आप देखते होगे कि पेशेंट को क्या होता है, डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, ठीक है। डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट होता है, उसमें भी कई टाइप्स के होते हैं, पर मैं मोटा मोटा बताऊंगा आपको। डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाता है, फीवर आने लगता है, कई कई लोगों को तो फीवर भी नहीं आता है। तो किसी को फीवर आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो उसके लिए जो सीबीसी टेस्ट होता है, प्लेटलेट का टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें देखते हैं कितनी प्लेटलेट्स रही हैं, इनको फीवर क्या क्या आया है, ठीक है। यदि हड्डियों में दर्द रहा है तो इसका कोई और कारण तो नहीं हो सकता है, ठीक है। मलेरिया में भी देखते हैं कि कितने कितने घंटों में मलेरिया आया है, सुबह या शाम को आया, तो सबकी अलग अलग लाइफ साइकिल्स होती हैं, तो अलग अलग जो है मेडिसिन उन पर चलाई जाती हैं, ठीक है। तो वही है उसके सिम्टम्स हैं कि उसमें फीवर आया तो कितना आया, तो ये सबसे हम लोग देख के पता कर लेते हैं, ठीक है बेटा, कि हेड एक, वोमिटिंग, फीवर, डिजीनेस, ये सब चीज़ें। साइन की बात करें, द फीचर ऑब्जेक्टिवली पिकअप, ठीक है, पिक्ड अप बाय द क्लिनिशियन, जैसे कि साइनोसिस, क्लबिंग, पेलो, ठीक है। फीचर ऑब्जेक्टिवली ये पिकअप द क्लिनिशियन, जो क्लिनिशियन जो होते हैं उसको देखते हैं, ठीक है, ओके। तो साइन का मैंने क्या बताया है कि साइन क्या हो सकता है कि इसमें ऑब्जर्व बाय द अदर, ठीक है। तो ये एक एविडेंस ऑफ द डिजीज हो सकता है जिसको कोई और ऑब्जर्व करता हो, ठीक है। वहाँ पे यही बोल रहा है, द फीचर ऑब्जेक्टिव पिक अप बाय द क्लिनिशियन, जो क्लिनिशियन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है। दिस इज द साइंस, ठीक है। और सिम्टम्स मैंने जैसे कि आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए इससे आगे चलते हैं, जो मेन है हमारा हाइपरटेंशन के बारे में, ठीक है। और हाइपरटेंशन के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है, इसमें क्या क्या हम चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके डिफिनीशन के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा, बहुत ही रोचक चीज़ है और बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो इसमें क्या है डिफिनीशन, ध्यान से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा इसमें। देखिए ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर इन द फोर्स, ठीक है, एक्जेक्टेड बाय सर्कुलर ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द बॉडी, ओके, अगेंस्ट द वॉल ऑफ द बॉडी। यहाँ पे देखिए एक फिगर के द्वारा हम समझा देते हैं, ठीक है। उस डिफिनेशन के द्वारा आप नहीं समझ पा रहे होंगे, मुझे ऐसा लगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लड प्रेशर पहले होता क्या है, ये देखिए हमारी आर्टरी है, ठीक है। यहाँ पर जो है ब्लड है, ठीक है। तो व्हेन द हार्ट पंप द ब्लड थ्रू द आर्टरी, ठीक है। तो हार्ट है, हार्ट क्या करता है, वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड आता है, प्योर ब्लड, ठीक है। वो फिर क्या होता है, आर्टेरियल से वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। वहाँ से पूरे बॉडी में जो है पंप कर दिया जाता है, ठीक है। तो वही बोला है, हार्ट जो होता है पंप पूरे बॉडी में जो करता है, तो ब्लड पुट प्रेशर ऑन द आर्टरी वॉल, तो आर्टरी के वॉल पे जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर करते हैं, ठीक है बच्चे। देखिए यहाँ पे प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है, प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो यही ब्लड प्रेशर है, ठीक है, आई होप, ठीक है बेटा। तो देखिए यही बोला है, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है। अब देखिए इसमें हाइपरटेंशन इज व्हेन ब्लड प्रेशर इज टू हाई, यदि प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो क्या होगा, हाइपरटेंशन हो सकता है। कैसे होगा, देखिए ब्लड प्रेशर इज रिटेनिंग टू ए नंबर, द फर्स्ट सिस्टोलिक और दूसरा है डायस्टोलिक। मैंने बताया ये सिस्टोलिक मतलब होता है कंट्रैक्शन, जब हार्ट कंट्रैक्ट करती है, और डायस्टोलिक मतलब डायलेशन, जब डायलेट करती है, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है ज़्यादा होता है, डायस्टोलिक कम होता है, ठीक है। तो नंबर, अब ये चीज़ एचएपी में आप पढ़े होंगे, यहाँ मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाने जा रहा एचएपी को, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को। वहाँ पर जाकर एक बार इस चीज़ को आप डिटेल में देखिएगा। मैं आपको बस एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जब यहाँ पर जो है आपकी हार्ट कंट्रैक्ट करती है, दिस इज द सिस्टोलिक, एंड जब रिलैक्स करती है दिस इज द डायस्टोलिक। तो यहाँ पे बोला द फर्स्ट सिस्टोलिक नंबर रिप्रेजेंट द प्रेशर ब्लड वेसल व्हेन द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट और बीट, और सेकंड डायस्टोलिक नंबर व्हेन रिप्रेजेंट व्हेन द वेसल विल बी द रिलैक्स, ठीक है, या रेस्ट, ठीक है। तो दिस इज अ कंडीशन। और हाइपरटेंशन में क्या होता है, किसी का प्रेशर बढ़ जाता है। अब क्यों बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, पहले टाइप्स की बात करते हैं कि हाइपरटेंशन कैसे टाइप हो सकते हैं। तो देखिए फिर प्री हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट हो सकता है, हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड हो सकता है, ठीक है। प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग हाइपरटेंशन भी हो सकता है। तो प्री हाइपरटेंशन देखते हैं, उसकी रेंज क्या हो सकती है, 120 से लेकर 139 तक हो सकती है। mmHg इसकी यूनिट होती है, इसको याद रखिए रहेगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। और ये SBP का मतलब होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और DBP का मतलब होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये हो सकता है हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट है, ये हो सकता है हाइपरटेंशन इसमें हो सकता है, ठीक है। प्रेगनेंसी में देख लीजिए, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। इस कारण जो है वहाँ पर ब्लड प्रेशर जो होता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये छोटी चीज़ है, घबराने की बात नहीं होती है। अब यहाँ पे एक जो है मैं डेविडसन की बुक से ये रेफरेंस लिया हूँ,
ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें यदि जो बच्चे इंटरेस्टिंग होंगे और पढ़ना चाहते होंगे डिटेल में, तो उनके लिए ये मैं बनाया हूँ, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए इसको। डिफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन की बात करें तो ऑप्टिमम पे इतना होता है, नॉर्मल हाई नॉर्मल इतना होता है, ये ब्लड प्रेशर है। ये हाइपरटेंशन की बात करें तो माइल्ड मॉडरेट और सीवर पे ये कंडीशन होती है। और आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन की बात करें इतना, तो इतना बड़ा चार्ट जो है, जो बच्चे याद करना चाहते हैं याद करें, एग्जामिनर के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, नंबर अधिक मिलेंगे, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या, पर जो बच्चे नहीं चाहते उनके लिए भी मैं ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। जो अच्छे हैं, साधारण हैं, ठीक है, उनके लिए भी मैं ऑप्शन दिया हूँ, जो कि नंबर पाने के लिए। जो बच्चे नहीं हैं, जो याद करने का मन कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, पहले मैं बता दूँ। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। एक नॉर्मल हार्ट है जो कि नो हाइपरटेंशन है, नॉर्मल ब्लड पंप हो रहा है, ठीक है, हार्ट पंपिंग नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे देखिए हार्ट पंपिंग हार्डर, ठीक है, ब्लड में बी नॉट फ्लो इजिली थ्रू आउट द वेसल, देखिए यहाँ पे, ठीक है, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत ही हार्ड, यहाँ आराम से फ्लो हो रहा था, पर यहाँ पे नहीं हो रहा था, यहाँ प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो हाइपरटेंशन बढ़ गया। तो ये देखिए ये क्या है कि आर्टरी में प्रेशर बढ़ गया है, तो प्रेशर बढ़ गया, क्या हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। तो अब यही जो है दिक्कत कॉज करेगा, ठीक है। तो अब कैसे हुआ ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो पहले एक चार्ट देख लीजिए बच्चों, जो आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये ऑथेंटिक चार्ज है ज्वाइंट नेशनल कमेटी, ठीक है। जो ज्वाइंट नेशनल कमेटी होती है वो ब्लड प्रेशर को ग्रेड में बांटी हुई है, बहुत ही ईजी है, इसको भी आप बनाइएगा, ये बहुत नंबर आपको गेन करता है एग्जाम में। और ये आपके जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जैसे डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जाम, वहाँ पर भी ये पूछे जा सकते हैं कि प्री हाइपरटेंशन की वैल्यू बता दो भाई, या हाइपरटेंशन ग्रेड 1 की वैल्यू बता दो, स्टेज 1 की बता दो, या 2 की बता दो, कितना हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो कैटेगरी है, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। नॉर्मल की बात करें तो 120 से कम होनी चाहिए, और डायस्टोलिक बात करें 80 से कम होनी चाहिए। प्री हाइपरटेंशन यदि है किसी को, ठीक है, तो 120 से 139 होनी चाहिए, और डायस्टोलिक 80 से 89 होनी चाहिए। हाइपरटेंशन स्टेज 1 है तो 140 से 100 कितना 159, और 90 से 99, और ये है तो 160 से ऊपर, 100 से ऊपर, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर बच्चे याद कैसे करना है ये भी मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए आप क्या करिएगा ना, 4 कॉलम याद करिएगा। पहले याद करिएगा नॉर्मल, फिर बोलिएगा प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन स्टेज 1, हाइपरटेंशन स्टेज 2, ऐसे 4 कॉलम याद कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। इधर लिख दीजिएगा सिस्टोलिक, फिर लिखिए डायस्टोलिक। वो सिस्टोलिक आगे आता है, डायस्टोलिक नीचे होता है, ठीक है। आप बीपी नापे होंगे तो आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है बेटा, कि बीपी कैसे नापते हैं, ठीक है। तो ये बीपी नापने सारे फार्मेसिस्ट बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि सिस्टोलिक जो होती है आपकी जब शुरुआत होती है साउंड, और डायस्टोलिक में साउंड खत्म होती है, ठीक है, पता होना चाहिए सबको, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल है तो याद रखिए 120 से कम होता है, उधर 80 से कम होता है, ठीक है, मुझे याद है। अब देखिए आपको कुछ याद नहीं करना है। अब 120 वाला जो है नीचे लेके आ जाओ, ठीक है, और उसमें आप बस जो 19 बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 20 बढ़ाना है, 20 से एक कम 19, ठीक है, 139। और इसमें भी 10 बढ़ाना है, इधर तो इधर 20 बढ़ा देना, इधर जो है 10 बढ़ाना बस। अब 140 करना, एक बढ़ा देना, इसमें एक प्लस जोड़ के 140 159, ठीक है। फिर यहाँ पे 90 99, और यहाँ पे 160 से ऊपर कर देना, इसमें कर देना, बस ये चीज़ है, सिंपल सा है। याद करोगे एक बार याद हो जाएगा यार। लिखने में क्या है, लिखने में तो लिखा जाएगा, बस एक बार याद कर लो, उसके बाद तो तुम खट खट लिख दोगे, ठीक है। तो ये भी डाल सकते हो। अब देखो बेटा ये मैंने एक लिया है एक्सप्रेस हेल्थ से, ठीक है, एक डायग्राम है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और ये एग्जाम में बनाना। इसमें देखो यहाँ पे भी यही है कि लो पे कितना होता है, आइडियल ब्लड प्रेशर कितना होनी चाहिए, 120 के करीब होनी चाहिए, और प्री हाई ब्लड प्रेशर तो 140 करीब हो जाए, और हाई ब्लड प्रेशर है तो आपका बहुत उसके ऊपर बढ़ा दिया, ठीक है। तो यही रहा आपका एक अच्छा सा फिगर था जो आप समझ लोगे, ठीक है। इधर देखना ये सिस्टोलिक है, इधर डायस्टोलिक है, इधर सिस्टोलिक है, इधर डायस्टोलिक है, ठीक है। अब देखो इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप इतना बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर क्या होता है, प्री हाइपरटेंशन क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इटियोपैथोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा और बच्चे बोरियत हो जाएंगे, सबको नींद आने लगेगी, तो ये सोना नहीं है, ठीक है। बीच बीच में हम मनोरंजन करते रहेंगे कुछ ना कुछ, किसी को नींद ना आए, इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे, फिगर ऐसे डालते रहेंगे जिससे कारण बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। और मैं कोशिश करूँगा कि ट्रिक भी लेके आऊँ आपके लिए। ट्रिक से क्या होता है, बच्चों को याद होता है, ज़्यादा ट्रिक नहीं पढ़ानी होती है, कन्फ्यूजिंग पैदा होता है, ठीक है। तो ज़्यादा ट्रिक नहीं पढ़नी, ऐसा ट्रिक पढ़ना है जो जेन्युइन हो, ठीक है, जिसको हम लोग निमोनिक्स करते हैं, जेन्युइन निमोनिक्स होगी, जिससे कारण बच्चों को याद भी हो सके, ठीक है।
लोग क्या करते हैं, क ख ग घ वाला ट्रिक बनाते हैं, ABCD, अरे ये सब भूल जाते हैं। ठीक है, तो एक जेन्युइन ट्रिक बनाएंगे और नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे नए जोश के साथ। और आई होप आपको इतना याद हो गया होगा, और ये चीज़ आप जो है कॉपी में लिख लीजिएगा, अपना एक एक करके अपनी राइटिंग में लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, वीडियो एक बार देख लीजिएगा, बंद करके अपने मन से लिखिएगा कि आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा, नहीं होगा तो रिपीट वीडियो देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और जो नहीं चीज़ समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको जरूर इसका आंसर दे दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।